नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रथ यात्रा का उद्घाटन करने के लिए हिमाचल आने के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए 1420 करोड़ रुपए जारी करने का किया आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, समाज निर्माण में महिलाओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने 6 मार्च को पेश किए गए बजट को बताया काल्पनिक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान में प्रदेश पुलिस द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विपक्ष के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 पास। सिंघा ने संशोधन न करने की स्थिति में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की दी चेतावनी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री को 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास की 50 वर्षों की शानदार विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा का उद्घाटन करने के लिए हिमाचल आने के लिए आमंत्रित किया। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। सरकार के 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा के साथ साथ 15 अप्रैल को मंडी जिला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के चलते हिमाचल पुलिस ने शिमला के रिज मैदान में महिलाओं के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महिला पुलिस ने परेड, बाइक स्टंट और कराटे जैसे करतब दिखाए। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए व पुलिस विभाग में बेहतरीन कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया। Is Constable Seema, and they will salute the chief guest. Constable Vandana securing herself in the hidden sitting position, in sleeping position, demonstrating balance on wheels. Constable Deepika and Anchal in warrior position. This daredevil Virangana Constable Sudesh balancing herself on the motorcycle in leg up position. Sheetal, Anita and Chandani demonstrating their grit and determination in heavyweight position. Constable Vandana, Rama, Diksha, Sevika and Vandana in shoulder sitting position. These Viranganas will be hoisting the national flag and the Himachal Pradesh police flag.
महिला पुलिस द्वारा दिखाए गए कर्तव्यों को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि आज प्रदेश पुलिस में 2300 से ज्यादा महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हर मोर्चे पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। महिलाओं की इन सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शिमला के रिज मैदान पर महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी बॉर्डर पर भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। गलवान घाटी में चीन के साथ चल रहे विवाद के दौरान 2 महिला आईपीएस अधिकारियों ने अपनी सेवाएं दी। महिलाएं अन्य क्षेत्रों में भी जटिल परिस्थितियों के बावजूद बहादुरी से कार्य कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश इस साल 50 ईयर्स ऑफ इट्स स्टेटहुड मना रहा है और सरकार ने तब निर्देश दिए थे हर डिपार्टमेंट अपने 2-3 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इस साल करें। तो सबसे पहला, क्योंकि क्रोनोलॉजी में 25 जनवरी के बाद 8 मार्च आता था, हमने तब निर्णय लिया कि इंटरनेशनल वुमेंस डे हम बड़े भव्य तरीके से इसको मनाएं। इसमें हम जो महिलाएं हमारे पुलिस विभाग में उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करें, उनको ऑनर करें, आदर करें। उसी सिलसिले में हमने एक टीम बनाई। सुमेधा द्विवेदी हमारी सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर स्टेट में, डीआईजी धर्मशाला है उनके अंडर, जिसमें सारी करीब 25-30 महिलाएं थी। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली महिलाएं हिमाचल प्रदेश में 1973 में आई थी। 3 कांस्टेबल्स कंपैशनेट ग्राउंड पे भर्ती हुई थी। रेगुलर जो भर्ती 1975 में 28 कांस्टेबल्स की हुई थी। आज उस जर्नी से हम आज 2400 से अधिक महिलाएं हिमाचल प्रदेश पुलिस में हैं। पहले जो महिलाएं हाशिया में थी, जो मार्जिन्स पे थी, आज पेज के सेंटर पे आ गई है। पहले मार्जिनल रोड था, आज वो सेंट्रल लीडरशिप रोल्स में हैं। आज हमारी महिला कांस्टेबल से लेके आईजी तक हैं और कुछ दिनों में एडिशनल डीजी और डीजी भी बनेंगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो मेन स्ट्रीम पुलिसिंग में वो अपना लीडरशिप दिखा रही हैं, अपनी सेवा कर रही हैं, राज्य की सेवा कर रही हैं और महिलाओं की सेवा कर रही हैं। कुल मिला के हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है। और जो कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाई है हमने, बड़े अव्वल दर्जे की है, टॉप रेट है। अगर आप उसको देखोगे आपको भी बहुत बहुत हर्ष होगा, क्योंकि हम पहले स्टेट हैं ऐसा करने वाले। कल शाम से ही हमको इतने कॉल्स पूरे देश दुनिया से आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए हमको, हम भी करना चाहते हैं। और मुझे कुल मिला के बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आज ये बना पाए और एक तरह से हमारी तरफ से विमेन इन एचपी पुलिस को हमारा एक सैल्यूट है। वहीं इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार महिलाओं के सम्मान के लिए पुलिस विभाग ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आज विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे आगे बढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिनोत्सव का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, शायद मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार है एक अंतर्देशीय महिला दिनोत्सव जो है पुलिस डिपार्टमेंट से किया गया है। इसके लिए मैं हमारे डीजीपी कुंडू साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ। महिला दिवस, विश्व महिला दिवस का जो आज सारा देश में विदेश में सब मनाया जा रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता दर्जा देना और महिलाओं को विद्या और शिक्षा में और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का और बेटी बढ़ाओ का जो कार्यक्रम भी शुरुआत किया है। और वैसे ही महिलाओं ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार ये बहुत ही हमारे देश के लिए कलंक है। सभ्य समाज जो है सिर झुकने का ऐसा अवसर होता है। तो ये महिलाओं का अत्याचार समाप्त करने के लिए केंद्र राज्य सरकार और सख्त से कानून से
लागू करना चाहिए। साथ ही साथ समाज में जागरूकता होना चाहिए। महिलाओं को जो स्थान दे, महिलाओं को देवी रूप में, महिलाओं को माता के रूप में, महिलाओं को बहन के रूप में, महिलाओं को हम बहुत से जो है मर्यादा देकर, उनको सम्मान देकर उनकी स्थान प्राप्त करने के लिए आगे आना चाहिए। और इस पर मैं सारे महिलाओं को महिला दिनोत्सव का शुभकामना देता हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर जिला मंडी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और जिला कांगड़ा में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार तथा नागरिक सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए 1420 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीमित रेल सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां हवाई संपर्क सुविधा होना अत्यंत आवश्यक है। हिमाचल में 4 नगर निगमों का रास्ता साफ हो गया है। हिमाचल विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 पास कर दिया। प्रश्नकाल के बाद हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में रखा, जिस पर विपक्ष की तरफ से किन्नौर के विधायक जगत नेगी ने सरकार द्वारा शक्तियां अपने पास रखने जैसे कई सवाल उठाए और इसमें संशोधन की मांग उठाई। उन्होंने रोटेशन सिंबल की शक्तियां डीसी को देना व आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इसी को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने विधेयक को जल्दबाजी में सदन में लाने की बात करते हुए बताया कि कानून जो लाया जा रहा है वह लीगल न होकर राजनीति से प्रेरित है। कानून को अंतिम माना जाता है, लेकिन इस कानून में शक्तियां उपायुक्त को दे दी गई हैं। डीसी को सरकार प्रभावित कर सकती है, इसलिए ये कानून पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यदि सरकार बहुमत का बल दिखाकर इस रूप में इस कानून को पारित करने की कोशिश करती है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से नहीं हिचकिचाएंगे। विधानसभा और जो पार्लियामेंट होते हैं वो कानून को इनैक्ट करने के लिए है। वो है मेन काम कि हमने प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या कानून इनैक्ट करने हैं। मेजर काम लेजिस्लेशन का विधानसभाओं का होता है, लेकिन इस विधानसभा में ये जल्दी में बगैर नियमों को अमल में किए हुए जो प्रोसीजर ले डाउन अंडर लॉ, जो बिल्कुल सही बात जो जगत सिंह नेगी ने उठाई है कि आपने इस कानून को जो पारित करने के तौर तरीके निकाले हैं वो कानून के तहत जो उसके नियम है कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सारी कंसिडरेशन आपकी लीगल नहीं है, आपकी पॉलिटिकल कंसिडरेशन है और वो साफ नजर आती है जब एक एक पहलू जो ये संशोधित करना चाहते हैं हर पहलू में नजर आता है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। आप जब कौन डिसाइड करेगा कि भाई डिफेक्शन है कि नहीं है? आपने डिप्टी कमिश्नर को अधिकृत कर दिया है। नेगी जी ने कहा कि आप चलो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को करो जो संविधान के तहत एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है इलेक्शन कमीशन, वो नहीं माना और उसका डीसी का फैसला फाइनल मान लिया। तो इसलिए ये अच्छा नहीं है और इस तरीके से जब कानून पास किए जाएंगे हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आगे अपने अधिकार को रिजर्व रखते हैं कि नहीं रखते वो अलग बात है, लेकिन हम निश्चित रूप से ये जो धंधा चल रहा है इनका, इससे हम सहमत नहीं हैं और ये हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छी बात नहीं है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नगर निगम को लेकर कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शिमला के अलावा अब 4 नई नगर निगम बन गई है। निगम के कानून में ये प्रावधान है कि पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। डीसी की शक्तियां इसलिए है क्योंकि यदि किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो डीसी से नीचे का अधिकारी नहीं कर पाएगा, इससे ऊपर का अधिकारी कर पाएगा। ऐसा प्रावधान पहले से है। जहां तक आरक्षण का सवाल है वह एक्ट में प्रोविजन है। रोटेशन के आधार पर निगमों में चुनाव लड़ने का प्रावधान है। कांग्रेस विधायक दल ने इस नगर निगम संशोधन विधेयक जो विधानसभा में आज पारित किया गया है वॉकआउट किया और फ्लिमजी ग्राउंड पर किया कि अमेंडमेंट इन्होंने दी थी उसमें एक सेक्शन के लिए कि जो अथॉरिटी उसमें जो है वो हमने स्टेट गवर्नमेंट या डीसी को बनाया है नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर, वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो होना चाहिए, जो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो प्रावधान नहीं हो सकता। इस प्रकार के प्रावधान राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के
एंटी डिफेक्शन लॉज जो हैं उसमें भी अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड है स्पीकर ऑफ द हाउस, और उनको जो है वो कभी भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है हाई कोर्ट में। और मुख्य रूप से जो ये कह रहे थे कि भी हमने अमेंडमेंट को, हमारे को टाइम नहीं मिला, ये विधानसभा के सचिवालय के रूल्स के अगेंस्ट जो है वो बात कर रहे थे। आप अगर किसी नियम को नहीं देखते हैं, किसी नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, किसी सूचना को नहीं पढ़ते हैं, तो ये कसूर आपका है, ये कसूर सचिवालय का नहीं है। तो इसलिए जो है वो उनका जो वॉकआउट था वो बिना किसी कारण के था। और सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ वो एंटी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। कांग्रेस हमेशा से जो है वो डाउन ट्रोडन जो लोग हैं, दलित लोग हैं, ओबीसीज हैं, उनके खिलाफ रही है। और आज भी क्योंकि नगर निगम संशोधन विधेयक में मुख्य रूप से मेयर के इलेक्शन में अभी तक जो है वो ओबीसी नहीं रखा गया था। ठाकुर जयराम जी की सरकार ने पहली बार ये संशोधन विधानसभा में लाया कि अब एससी एसटी वीमेन के साथ साथ ओबीसी को भी अपने रोस्टर के हिसाब से जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि 5 जो हैं वो हमारी नगर निगम बन गई हैं। इसलिए ये लेजिटिमेट डिमांड ओबीसीज की थी और कांग्रेस के सदस्यों ने जो है वो इस संशोधन के विरोध में जो है वो वॉकआउट किया है। मैं समझता हूं कि ये उनका जो असली चेहरा है डाउन ट्रोडन और दलित लोगों के प्रति वो सामने जो है दर्शा दिया गया है उन्होंने। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने 6 मार्च को पेश किए बजट को काल्पनिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार कर्ज की बैसाखियों पर चल रही है, सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। 51,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की कहावत पर सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन शून्य है, बावजूद इसके बजट में कोरी घोषणाएं की गई है। डॉक्यूमेंट को आप पूरा अध्ययन करें तो ये सरकार की बैंकरप्सी का, जो प्रदेश के को बैंकरप्सी पे पहुंचाने का जो है जीता जागता दस्तावेज है कि आप किस ढंग से हिमाचल प्रदेश को दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं। और बहुत ही भयानक तस्वीर इसमें प्रस्तुत हो गई है। बर्निंग इश्यूज़ को, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको टच नहीं किया गया और एक सपनों के सौदागर की तरह कुछ बातें रखने की कोशिश की। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश आज की तारीख में चाह रहा है उसकी चर्चा से जो है मुख्यमंत्री ने पूरी तरह मुंह मोड़ दिया। और ये पूरी तरह बजट काल्पनिक है और इमेजिनेटरी दुनिया में जो है ये बनाया गया है। कागजी घोड़े दौड़ाने की कोशिश हुई है और सब कुछ दारोमदार कर्ज की बैसाखियों पे है। लेकिन खूबसूरती इस बजट की यह है कि इस बजट बुक में लिखा नहीं गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेगी। मतलब कि इस सदन को अधिकार है, ये सबसे बड़ा एक मंदिर है जहाँ पे बजट पास होता है। अगर उसकी बुकलेट में आप यही नहीं लिखेंगे कि कितना कर्ज लेंगे, कहाँ से लेंगे, रिसोर्स जनरेशन कहाँ से होगी। पहला डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें आपने रिसोर्स जनरेशन की बात नहीं की। चलो एनीवे, जो दूसरी कवरिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोगों के पास नहीं जाते, ये दोनों फाइनेंस डिपार्टमेंट की, इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश पे आज दिन तक 61,567 करोड़ रुपए का कर्ज है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि इस साल के अंत तक 69,314 यानी कि 70,000 करोड़ कर्जा हो जाएगा। ये तो मान लिया सरकार ने 70,000 करोड़ कर्जा। अब हम इनको कहते हैं कि आज दिन तक जो है स्वर्णिम हिमाचल का चल रहा है। आज दिन तक जो 45 साल जिन्होंने सरकारें चलाई, उन्होंने 45,000 करोड़ कुल मिला के कर्जे लिए। और बाय द एंड ऑफ द इनिंग जो अगले साल का बजट पेश होगा
और जिस तरीके से चल रहा है हिसाब किताब, तो ये मुझे लगता है 85,000 करोड़ के आसपास एंड होगी ये गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि ये सरकार का कर्जा जो है 35,000 करोड़ के आसपास जाके बैठ जाएगा, क्योंकि इस साल के एंड तक 21,408 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा, जो कि घोषित कर्जा, जो कि घोषित है डॉक्यूमेंट में। तो इसलिए जो है, अगर आप विधानसभा में डॉक्यूमेंट रखते हैं, अगर इस डॉक्यूमेंट में आप लिख देते कि हमारे ऊपर 62,000 करोड़ का कर्जा हो गया, तो क्या दिक्कत थी? छुपाने की क्या ज़रूरत है? और हिमाचल से छुपाने की क्या ज़रूरत है? फिर ये है, पिछले साल कोरोना हुआ, कोरोना की वजह से पिछला बजट खर्च नहीं हुआ। बजट कहाँ गया? कोरोना पे तो कितना खर्चा हुआ, डेवलपमेंट वर्क्स पूरे स्टैंड स्टिल रहे, कोई जो है काम हुआ नहीं। तो जो उस दौरान के प्रोजेक्ट्स, घोषित प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रखा गया, जैसे मंडी के हवाई अड्डे के लिए 1013 करोड़ या दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रखे गए, वो कहाँ गए? और बजट में रिसोर्स जनरेशन की आप बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने लिखा नो टैक्स। तो मुख्यमंत्री कहें कि साल के दौरान कोई टैक्स नहीं लगेगा हिमाचल प्रदेश में। जब आपने टैक्स फ्री बजट दे दिया, तो ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि हिमाचल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपने यहाँ पे बुकलेट में ये नहीं लिखना था लोन, तो ये भी लिखते नो टैक्स नो लोन। आपका जो है थम रूल होना चाहिए कि आप जो है कोई कर्जा लेंगे नहीं। और पिछले बजट में इन्होंने सबसे बड़ी थी कि इन्होंने फर्जीवाड़े की बैसाखियों पे ये जो है रिसोर्स दिखाते हैं। इन्होंने पिछली बार कहा फॉरेन फंडिंग जो है वो आएगी हमें। आप बता दें पिछले साल कौन सी फॉरेन फंडिंग आई? इसीलिए तो इनकी क्रैश लैंडिंग होनी है कि जब आपने फर्जी संसाधन दिखाने हैं और वो कभी मैच्योर ही नहीं होने हैं। आप कह रहे हैं कि हम वित्तीय प्रबंधन से करेंगे। आप कौन सा वित्तीय प्रबंधन करेंगे? आपने 3 साल में कौन सा वित्तीय प्रबंधन किया है? फिजूल खर्ची जो है पूरे जोरों पे है। और इसलिए आपने टोटलिटी में जो है ये भी नहीं बताया पैसा आएगा कहाँ से। इस साल के बजट का पैसा ये तो बता दिया खर्चा का होगा, ये नहीं बताया कि पैसा आएगा कहाँ से। इसलिए जो है नेगेटिव ग्रोथ जो है आपकी इस डॉक्यूमेंट में आ गई है। ये सरकार की, अभी कोरोना का बहाना ले रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ जो है आपकी आ गई है। इस पे कितनी उड़ानें भर लेंगे आप? और प्रति व्यक्ति आय भी आपकी गिर गई है। ये तो वो बातें हैं जो कि बजट के डॉक्यूमेंट में जो इन्होंने छुपाई हैं, लेकिन दाएं बाएं से निकल के सारी बातें स्पष्ट आ जाती हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने समस्त मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 50वां स्वर्ण जयंती समारोह मना रही हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की अनूठी पहल की है। इस समारोह में पुलिस विभाग में कार्यरत 30 महिलाओं को सम्मानित किया जाना महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ईश्वर ने सृजन का अधिकार अपने अलावा सिर्फ महिलाओं को दिया है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सृजन शक्ति, मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान और उपलब्धि की पहचान और सराहना करने के लिए इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा, प्रेम और आदर दर्शाने का अवसर है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की एक अनूठी पहल की है। हिमाचल पुलिस की 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस समारोह में पुलिस विभाग के कार्यरत उन 30 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनी और साथ ही आज हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को नियंत्रण रखने के लिए महिला पुलिस ही आगे दिखेगी। इसके पीछे मकसद है महिला सशक्तिकरण और प्रदेश में महिला पुलिस को उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान देना। हिमाचल प्रदेश पुलिस में राष्ट्रीय औसत से 3% ज्यादा महिला पुलिस कर्मी है। प्रदेश पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की प्रतिशत लगभग 13 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 10.3% है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि सभी हिमाचल प्रदेश की
महिला पुलिसकर्मियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। समस्त मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों व खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति उनको जागरूक करना है, ताकि महिलाओं को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर उन्होंने विभाग द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ भी किया। 6 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ की मांगों के पूरा न होने के चलते संघ द्वारा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही तक धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। 20 मार्च तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए महासंघ के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा हर रोज उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला दिवस होने के चलते सोमवार को इस धरना प्रदर्शन में विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं ने शामिल होकर अपने स्वर मुखर करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। हमारा यही एक लक्ष्य है कि हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए यहाँ पर आए हैं, जो हमारा एक अधिकार है जिसे 2003 की अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था और हमें जो है न्यू पेंशन स्कीम में लाया गया था। तो हम सारे कर्मचारियों का यही कहना है कि हमारे से बिना पूछे जो है सरकार ने हमें जो है वो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत डाल दिया गया, जिसके लिए जो है ना तो किसी जो है कर्मचारी वर्ग से पूछा गया, ना ही किसी नेतागण जो हमारे कर्मचारी की एसोसिएशंस होती है उनसे पूछा गया और हमें जो है वो एनपीएस में डाल दिया गया। और आपने देखा होगा कि जो सरकार है उन जो है वो जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। सभी कर्मचारियों को बार बार ये बताया जाता है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है आपके लिए लाभदायक है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये लाभदायक है, क्योंकि हर कर्मचारी कह रहा है, कोई कर्मचारी जो है एनपीएस में नहीं आना चाहता। पहली तो बात ये है कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरी बात है कि जब सभी कर्मचारी वर्ग ये चाहता है कि हमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए, तो जो है सरकार ने हमसे बिना पूछे ये क्यों किया, और अगर किया है तो इस अधिसूचना को जो है वापस ले और हम सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम में डाल दी जाए। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने बोर्ड प्रबंधन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगामी रणनीति तैयार कर ली है। तकनीकी कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 1.5 वर्षों से कर्मचारी संघ और विद्युत बोर्ड प्रबंधन के बीच 3 दौर की बैठकें हो चुकी हैं और इस बीच कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को प्रबंधन के समक्ष रखा है, लेकिन बोर्ड प्रबंधन के ढुलमुल रवैये के चलते कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। ऐसे में गुस्साए कर्मचारियों ने विद्युत बोर्ड को 27 दिन का अल्टीमेट दिया है और साफ किया है कि यदि 27 दिन के भीतर कर्मचारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आगामी 4 अप्रैल को तकनीकी कर्मचारी विद्युत बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। विद्युत बोर्ड प्रबंधन को एक 27 दिन का नोटिस दिया है। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से हम 3 बार विद्युत बोर्ड प्रबंधन वर्ग से वार्ताएं कर चुके हैं। उनमें 18 बिंदु ऐसे हैं जिनमें एक सहमति की तरफ बिजली बोर्ड और हम बढ़ रहे हैं, मगर विद्युत बोर्ड से उन मांगों को आज तक भी पूरा नहीं किया जा रहा है। उस दृष्टि से हमने एक 27 दिन का नोटिस बिजली बोर्ड प्रबंधन को दिया है और 3 अप्रैल 2021 को हमने विद्युत बोर्ड के प्रांगण में एक विशाल धरने का आयोजन भी किया है। अगर उन मांगों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो उसके बाद भी अगर बिजली बोर्ड अपने अड़ियल रवैये पर अडिग रहता है तो हम क्रमिक भूख हड़ताल में भी बैठने से गुरेज नहीं करेंगे। उसके बारे में हम विद्युत बोर्ड को अवगत करा दिया। मुख्य मांगे उसमें ग्रेड पे से संबंधित इलेक्ट्रिशियन, फिटर और हेल्पर सब स्टेशन की जो ग्रेड पे है पंजाब से उसमें भिन्नता है। उस बारे में 3 बार वार्ताओं में बोर्ड ने माना है मगर अभी तक उनके आदेश नहीं किए हैं। और दूसरा विषय हमारा जो जूनियर टीमेट का था, उसमें हमारे जो 8वें अधिवेशन में प्रदेश के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने घोषणा की थी कि इनका जो पदोन्नति का समय अवधि है और 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दी जाएगी, उसकी भी आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। और एक सर्विस कमेटी बिजली बोर्ड में स्थापित की है जिसकी पिछले 1.5 वर्षों से कोई बैठक बिजली बोर्ड प्रबंधन नहीं करवा पाया है, असफल रहा है।
उस सर्विस कमेटी में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों से संबंधित बहुत से मसले जो है निराकरण के लिए जाते हैं, तो उसमें बिजली बोर्ड प्रबंधन असफल रहा है। मेरा आरोप बिजली बोर्ड प्रबंधन पर यह भी है कि वह जानबूझकर किन्हीं कारणों से, किन्हीं दूसरे तत्वों के प्रभाव में आकर उस कमेटी की जो बैठक नहीं करवाई जा रही है। इस कारण जो है विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों की समस्या जो लंबित चल रही है। महिलाओं के सम्मान में हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते राजधानी शिमला में मैत्री संस्था द्वारा एसडी स्कूल में गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को कंबल व बेडशीट्स वितरित की गई। इस दौरान महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आज मैत्री महिला दिवस पर सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सब महिलाओं को अपनी ओर से बधाई देती हूँ। और हमारी मैत्री संस्था हर वर्ष महिला दिवस के ऊपर गरीब लोगों की सहायता करती हैं। पिछले 3-4 साल से हम लगातार इसको महिला दिवस को मना रहे हैं। तो इसमें हम लोग गरीब जरूरतमंद लोगों को डिनर सेट दिए जाते हैं। इस बार मैत्री संस्था की ओर से हम डबल बेड के कंबल दे रहे हैं गरीब महिलाओं को। और बाकी इसके अलावा मनोरंजन के कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें तंबोला और डांस और जो सरप्राइज़ गिफ्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ लेडीज़ को जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में भी बताते हैं। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कुछ स्कीम्स चला रहा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। और नशा निवारण के ऊपर भी हमारा एक नाटिका के थ्रू लोगों को अवेयर किया जा रहा है सभी। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से भी एक टीम आ रही है, वो भी एंटरटेनमेंट करके सभी महिलाओं का मनोरंजन करेंगी यहाँ पर। महिलाओं के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वुमेन्स डे पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत परमार्थ तत्परिवर्तन भव स्वयंसेवी संस्था द्वारा नगर निगम शिमला की महिला कर्मचारियों को महापौर सत्या कौंडल के कार्यालय में सम्मानित किया गया। इस दौरान महापौर सत्या कौंडल ने प्रदेश की नारी शक्ति को इस दिवस की बधाई दी। महिला दिवस जो है पुरुष और महिला को समान अधिकार मिले, इसके लिए जो है महिला दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि आज जो हमारी महिलाएं शक्तिकरण है आज सबसे आगे हैं। अब हम देखते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं कहीं भी किसी भी फील्ड में सबसे आगे है, चाहे वो IPS ऑफिसर है, HS ऑफिसर है और जज है। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में हमारे जो है प्रधानमंत्री भी रहे हैं और जो राज्यपाल भी रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। और हमारी लड़कियाँ जो बॉर्डर पे है सब जगह हमारे बच्चे, हम देखते हैं जब भी कभी यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो हमारी जो बच्चियाँ हैं सबसे पहले यहाँ डोनेट करती है ब्लड। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि और मैं महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि जो घर में हमारे लड़के और लड़कियाँ हैं हमारे, तो उनको हमारे को समान दृष्टि से देखना चाहिए क्योंकि लड़कियों के भी उतने ही अधिकार है जितने कि लड़कों के हैं। तो इसलिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी शिमला में भी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के सम्मान में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के चलते नोफल संस्था द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेखा चोपड़ा द्वारा अस्पताल में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, तो वहीं गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भी प्रदान की गई ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। हर वर्ष 8 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। साल 1960 में इस दिन को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। साथ ही इस दिन लोगों को लैंगिक समानता व महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूक भी किया जाता है। महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। घर गृहस्थी चलाने से लेकर देश की रक्षा करने के लिए हथियार उठाने तक महिलाओं ने अपनी प्रतिभा व योग्यता का परिचय दिया है। महिला दिवस को हर जगह अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। इसी के चलते समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाली नौफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल संस्था द्वारा भी महिला दिवस मनाया गया। संस्था द्वारा CMO शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा व दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा संस्था द्वारा गरीब वर्ग की महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनें भी वितरित की गई ताकि इन महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सके। संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि वुमेन डे के अवसर पर उनके द्वारा
करीब महिलाओं को सिलाई मशीनें प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं को सिलाई मशीन देने का उद्देश्य यही है कि ये अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर आजीविका कमा सके। यहाँ पर जो लंगर था वो सिलाई मशीनों का लंगर था, महिलाओं के लिए हलवे का लंगर था, सूट्स के लंगर थे, जो परमपिता परमेश्वर की कृपा से यहाँ पे हुआ है। हमने पिछले साल भी यहाँ पे 34 सिलाई मशीनें दी थी महिला दिवस के अवसर पर, और आज भी हमने यहाँ पे सिलाई मशीनें, सूट्स, हलवे का लंगर का वितरण किया है। हमारा जो मकसद ये रहता है कि जो महिलाएं थोड़ा सा वीकर सेक्शन की हैं उनको मजबूती प्रदान की जाए, वो अपने घर में सिलाई का काम शुरू कर पाएँ और सिलाई के माध्यम से अपने घर का और अपने घर वालों का मदद कर सकें और उनका फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सीएमओ शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने संस्था द्वारा किए गए इस पुण्य कार्य की सराहना की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नोफल संस्था द्वारा आज जो महिलाओं को सम्मानित का कार्यक्रम आयोजित किया गया, और जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो चिकित्सक है, महिला चिकित्सक, उनको सम्मानित किया गया, और साथ ही उन ऐसी महिलाएं जिनका कोई है नहीं उनको भी सम्मानित किया गया। और ये हर साल नोफल द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है जो उन्होंने की है, और इसमें आज भी सिलाई मशीन और शॉल्स देके सबको सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नारी का सम्मान किया जाए। और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग है, हमारी जितनी मैक्सिमम जो है स्टाफ वो महिलाएं ही हैं, और इन्होंने बढ़ चढ़कर कोविड के दौरान काम किया है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि हमने इनको सम्मानित करने का ये अच्छा इन्होंने इस अवसर पर इसमें अच्छा इनकी प्रेरणा स्रोत है बाकियों के लिए भी। और नारी का सम्मान करना अपनी पीढ़ियों का सम्मान करना है, और इसको हमें बढ़ चढ़कर प्रमोट करना है ताकि नारी को आगे बढ़ने का मौका मिले। कोरोना के चलते पिछले लगभग 11 माह से बंद सरकारी और निजी स्कूल अब विद्यार्थियों की नियमित कक्षाओं के लिए खोल दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों में कोरोना से बचाव को लेकर हर स्तर पर एहतियात बरती जा रही है। स्कूलों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर अभिभावक संघ की ओर से न्यू शिमला स्थित शिव मंदिर में पूजा एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। अभिभावक संघ के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी और मंदिर के पुजारी आचार्य सुनील शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य, शिक्षा में सुधार और कोरोना महामारी के समूल नाश के लिए पूजा एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सभी अभिभावक, और इस क्षेत्र के मैक्सिमम जो भी अभिभावक हैं वो यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि इस कोरोना महामारी से सबको राहत मिले, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, हमारे सभी बच्चे वो अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें, और जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, अभिभावकों को राहत देने के लिए मानवीय स्तर पे, और उनको गाइड करने के लिए जो नई शिक्षा नीति बन रही है उसके लिए हम लोगों ने सुझाव दिए हैं। उसमें भी हमारी परमात्मा से प्रार्थना है, और अपने जैसा कि आचार्य जी सुनील जी भी इसी तरह से हम लोगों को पूजा और हवन में इसी तरह से हम लोगों को करा रहे हैं कि जिससे परमात्मा का आशीर्वाद हो और शिक्षा के स्तर में सुधार हो, और सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उनको उन्नति मिले, और सभी स्कूल्स वो भी प्रगति करें, और हम हिमाचल प्रदेश में एक शिक्षा का एक उच्च स्तर बना सकें। यहाँ पर हमारे ये मित्र लोग जो पेरेंट्स, जो हमारे जो डीएवी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, उनके जो अभिभावक हैं, सभी लोग एकत्रित हुए थे। तो यहाँ पर बड़ा ही एक सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें पहले भगवान जी का पूजन किया, उसके उपरांत यज्ञ किया, हवन हुआ, और उसके उपरांत सहभोज किया गया है। और इसका एक ही उद्देश्य था कि एक तो जितने भी विद्यार्थी है, क्योंकि हम लोग तो धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ हमारी पद्धति है, ईश्वर के ऊपर आस्था है, विश्वास है, तो एक भाव था कि भाई जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी है वो स्वस्थ हो और शिक्षित हो, संस्कारी हो, और साथ में जो ये महामारी का दौर चल रहा था, 1 साल से सारे स्कूल कॉलेज इत्यादि बंद थे, तो वो सभी जो है अब खुल चुके हैं और उसमें विद्यार्थियों का आवागमन प्रारंभ हो चुका है। तो अब विद्यार्थी वहाँ पर जाए, अब कोई इस तरह की अनहोनी ना हो, इस तरह की अनहोनी घटित ना हो, तो इसके लिए भी ये यज्ञ का भगवान से प्रार्थना की गई। हिमाचल खबरनामा के अंक में इतना ही। नमस्कार।